Dear students, now we have to discuss about Ampere circuital law. Based on that, ये एक एग्जैक्ट PYQ है जो आपके जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में आया है. इसे भी करेंगे, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. इस कहानी को समझने के लिए थोड़ी थोड़ी कहानी गॉस लॉ की भी आपको याद में लानी होगी, सो दैट बेटर कंपेयर हो पाए और कंसेप्ट इम्प्रूव हो पाए. जैसे कि गॉस लॉ में हम बात करते हैं क्लोज्ड सरफेस की, यहाँ पे भी बात करते हैं क्लोज्ड सरफेस की नहीं, क्लोज्ड लूप की. हालांकि लूप वर्ड अपने आप में ही ये बता रहा है कि ये क्लोज होगी, बट ऑलवेज नॉट नेसेसरी. तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया, एक कोई लाइन ली और इसको हमने फोल्ड कर दिया, तो ये जो बन कर के आया है ये सेमी सर्कल है, ये क्लोज नहीं है. हमने इसको इस तरह से कर दिया कि ये सर्कल बन गया, अब ये क्लोज्ड है. ठीक है, तो ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है ये क्लोज लूप के लिए है. जैसे कि गॉस लॉ में ये क्लोज सरफेस एग्जैक्टली वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं होता है, ये इमेजिनरी सरफेस होती है. ऐसे ही यहाँ पे जो क्लोज लूप होती है यहाँ पे भी कोई मटेरियल नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी लूप होती है. ठीक है, अब इस इमेजिनरी लूप से एक काम करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डॉटेड कर लेते हैं. इस डॉटेड वाले लूप से क्लोज्ड इंटीग्रल अगर हम ऐसे लिखते तो ये इंटीग्रल होता, हमने ऐसे कर दिया, अब ये क्लोज्ड इंटीग्रल हो गया. B.dl का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ. जैसे कि गॉस लॉ में क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds. यहाँ पर एनालॉजी समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पे सरफेस के साथ डील कर रहे हैं इसलिए ds है या dA है, सरफेस का जो सेगमेंट है वो लिया जाएगा. यहाँ पर हम सरफेस के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम लेंथ के साथ डील कर रहे हैं, तो ये dl होगा. ठीक है, और अगर आपको बेहतर समझना है तो आप ऐसा मान सकते हो कि इस लूप में कोई एक छोटा सा सेगमेंट ले लो, मान लेते हैं ये dl. यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, सपोज करते हैं B, तो B.dl निकालो, B.dl. ठीक, ऐसा ही आप हर जगह कर लो. ठीक है, हर छोटे छोटे पॉइंट पे, और फिर इन सबको जोड़ दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो. और यहाँ पर जोड़ते टाइम पे खास बात यह है कि एक क्लोज्ड फिगर बन रही है, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल आपने निकाल लिया. इसकी जो वैल्यू होती है वो μ0 I के बराबर होती है. I करंट है, लेकिन करंट यहाँ पर कौन सी, इनक्लोज्ड करंट. वो करंट नहीं ली जाएगी जो बाहर है, जो अंदर है वो ली जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप या क्लोज लूप ली, जैसे कि वहाँ क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं, ऐसे ही यहाँ क्लोज लूप को एम्पीरियन लूप कहते हैं. ये हमने एक एम्पीरियन लूप ले ली और हमने देखा क्या कि एक ये करंट है अंदर को जा रही है, और एक ये करंट है और वो भी अंदर को जा रही है, और एक और करंट है वो बाहर को आ रही है. ठीक है, एक और करंट है वो इस लूप में है ही नहीं, वो इनक्लोज नहीं हो रही है, वो बाहर है. तो यहाँ पर अगर वैल्यूज़ सपोज रैंडमली मैं ले लूँ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो इस लूप के थ्रू जो B.dl का वैल्यू होगा, क्लोज इंटीग्रल B.dl का वैल्यू होगा, वो किसके बराबर होगा, μ0 I के बराबर होगा. हमने क्या कहा कि I क्या है, करंट जो इनक्लोज है. ये करंट इनक्लोज नहीं है, इसको नहीं लेंगे, हम इनको लेंगे और इनको लेंगे. इसमें भी लेकिन ध्यान रखेंगे, हम जो है ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस एल्जेब्रिक सम, ये करंट जो है अंदर जा रही है, ये करंट अंदर जा रही है, लेकिन ये बाहर आ रही है. तो अगर हम इसको प्लस लें, इसको प्लस लें, तो इसको प्लस नहीं लेंगे, इसको माइनस लेंगे,
तो यहाँ पर आई इनक्लोज का जो वैल्यू आएगा वो सबको जोड़ करके नहीं आना है, ये तो पहले ही डिस्कार्ड हो गई क्योंकि आउटसाइड है ये ही 3 ली जाएंगी और इनमें भी सबको जोड़ना नहीं है, 2 3 4 सब जोड़ेंगे नहीं, ये अपोजिट है डायरेक्शन में। सो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये घट जाएगा, 2 और 3 5 -4, ये 1 आ गया। और अब हमें अगर लिखना है क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल का वैल्यू, तो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई जो करंट इस लूप के थ्रू इनक्लोज हो रही है। फिगर को और गुड फील देने के लिए जो करंट होती हैं उनको हम डॉट और क्रॉस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 2 एम्पियर की करंट है ये लूप को पेनिट्रेट करके अंदर जा रही है तो यहाँ पे क्रॉस बना दिया जाएगा। दूसरा जो करंट है 3 एम्पियर का वो भी अंदर जा रहा है, क्रॉस बना दिया जाएगा। लेकिन 4 एम्पियर का जो करंट है वो क्रॉस नहीं होगा, वो डॉट से रिप्रेजेंट होगा, इंडिकेटिंग कमिंग आउटवर्ड। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है कि जैसे मान लो 2 करंट अंदर जा रही हैं, एक करंट बाहर आ रही है और वैल्यूज़ हैं 3 4 एंड मान लो 2 एम्पियर, तो बताओ यहाँ पर आई इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना होगा। फिर बताओ कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना होगा। ये आपका प्रश्न यहाँ पर रेडी हो गया है। कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे नहीं, बाहर वाली तो कंसीडर करनी ही नहीं है, हो या ना हो डज नॉट मैटर। जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस में जब आप वहाँ ई डॉट डी एस निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अंदर और बाहर दोनों की चार्ज की वजह से होती है। ऐसे ही यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी डॉट डी एल में वो बाहर जो करंट होती है उनकी वजह से भी होती है, लेकिन बी डॉट डी एल में जो कंट्रीब्यूशन होता है बी का वो 0 हो जाता है। मैंने कहा इस एक्सप्रेशन में जब आप बी निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो अंदर और बाहर दोनों ही करंट का है, लेकिन बी डॉट डी एल में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल अंदर की करंट का है। आई थिंक आप डिफरेंस बना रहे होंगे। बी निकालते वक्त जो करंट होती है वो हर तरफ की होती है इन टोटल, लेकिन पी डॉट डी एल निकालते वक्त जो ये इवेल्युएट करते हैं उस टाइम पे जो करंट होती है वो केवल अंदर की होती है, और उसमें भी हमें एल्जेब्रिक सम लेना होता है। जैसे ये दोनों जुड़ेंगे सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट है, 4 3 7 में से 2 घटा दो तो ये आ गया 5 और इसका वैल्यू आएगा म्यू नॉट इंटू 5। ये कहानी आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी। वन मोर थिंग ओवर हियर, जैसे कि मान लो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, हमारे पास में एक चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब अगर वो चार्ज मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो ये चार्ज भी करंट के ही इक्विवेलेंट है। आई थिंक आप ये समझते होंगे कि जो करंट है वो एक्चुअली है क्या, वो है चार्ज इन मोशन, मूविंग चार्ज ऑल्सो कॉल्ड करंट। एंड करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। तो अगर ये चार्ज यहाँ से क्रॉस हुआ और पीछे ऐसे ही आपको एक और चार्ज गिवन है, पीछे ऐसे ही एक और चार्ज गिवन है, ये एक बीम है और लगातार ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेट से चार्ज क्रॉस हो रहे हैं, वो टाइम यहाँ पे ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर करंट निकल आएगा। ये कहानी थोड़ी सी हो सकता है आपको कम समझ में आई हो, तो मैं एक और एग्जांपल सपोर्ट में दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कोई इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है और उसकी रिवोल्यूशन स्पीड ओमेगा है, तो बताना ये है कि यहाँ पे करंट कितनी होगी। आई थिंक ये समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज हियर इज इन मोशन, सो इट कंट्रीब्यूट करंट। व्हाट विल बी द करंट, इसके लिए जहाँ पे करंट की बात हो रही है वहाँ पर आप एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। सपोज करिए ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गया, क्या क्रॉस होने के बाद रुक गया? नहीं, ये घूम के फिर से क्रॉस हुआ, घूम के फिर से क्रॉस हुआ, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बार बार क्रॉस कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि कितने टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, कितना क्यू कितने टी में क्रॉस कर रहा है, एंड वही जो रेशियो होगा क्यू और टी का, दैट विल बी करंट। निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर आप
आई जो है लिखेंगे Q/T। अब आप अगर एक पूरा चक्कर इमेजिन करें तो ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गया यहाँ से, ठीक। और अगली बार जब क्रॉस करेगा तो इसको जो टाइम लगेगा वो कैपिटल T के बराबर होगा, टाइम पीरियड। तो Q की जगह E एंड डिवाइड बाई T, ये हो गया आपका करंट का वैल्यू। बाकी T के लिए एक्सप्रेशन आपको पता होगा, ये 2π/ω होता है, एंगुलर स्पीड से रिलेट होता है। तो यहाँ पे E देन 2π/ω रख करके करंट निकाली जा सकती है। ये जो मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे चैप्टर में यूज़ होता है। क्या लिख दिया मैंने, ये E ω डिवाइड बाई 2π, ठीक है। नाउ हम अपने इस क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं यहाँ पर जैसे कि मान लो आपके पास में टोटल 6 चार्ज हैं। तो 360/6 60 डिग्री के एंगल पे पहला चार्ज यहाँ रखा, फिर 60 डिग्री रोटेट किया, दूसरा चार्ज रखा, फिर 60 डिग्री रोटेट किया। तो वही n की वैल्यू नहीं बताई है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। इक्वली स्पेस चार्ज ये रखे हुए हैं, इस सर्कल में हैं। यहाँ पर डायग्राम आप चाहिए तो दोबारा बना लीजिए, क्योंकि इतना सुंदर नहीं है ये डायग्राम। ये मैंने परफेक्ट सर्कल बनाया, एक चार्ज यहाँ एज्यूम किया, एक यहाँ एज्यूम किया, एक यहाँ एज्यूम किया, ऐसे आप डॉट 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 कर सकते हैं। n इक्वल स्पेस चार्ज ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। इसके बाद कह रहे हैं सर्कल रोटेट्स, बस यही यहाँ पर मुश्किल हो गई कि ये सर्कल रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये सारे चार्ज ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो बताना है कि इनक्लोज करंट कितनी होगी। एम्पीरियन लूप, यहाँ पर 2 एम्पीरियन लूप हैं, एक लूप तो ये वाली है, ठीक है, और एक लूप ये वाली है। दोनों में अंतर क्या है, ये वाली जो लूप है ये इस पूरे सर्कल को टारगेट कर रही है। इसको आप ऐसे बना लीजिए, लाइक दिस, ठीक है। और दूसरी जो लूप है वो बिल्कुल छोटी सी है, वो इस स्मॉल क्यू के सराउंडिंग में, छोटा सा जैसे छल्ला नहीं होता धुएं का, वही आपने इस क्यू के अराउंड बना दिया। तो उसके थ्रू और इस बड़ी वाली एम्पीरियन लूप के थ्रू जो इनक्लोज करंट है, दीज आर IA एंड IB, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन बिटवीन, ठीक है। बहुत आसान है, बस एम्पीरियन सर्क्यूटल लॉ में क्वेश्चन इवन जी एडवांस में भी आते हैं तो देखने में बड़े भयानक लगते हैं, डर सा लगता है, भय लगता है, बट पेशेंस रख के समझ लिया जाए तो बहुत आसान होते हैं वो क्वेश्चन। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब इतना मुश्किल सा डायग्राम आपको सामने एग्जाम में दिखाई दे रहा होगा एंड यू आर नॉट वेल फेमिलियर विद दैट, तो फिर आप डर जाएंगे और फिर साइकोलॉजिकली वीक हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। बट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में आप पेशेंस बना के क्वेश्चन को पढ़ें, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू, बिकॉज वेरी इजी होते हैं। जैसे कि अब यहाँ ही देख लो कि ये वाली जो बड़ी वाली लूप है, इसमें भाई साहब ये चार्ज यहाँ से इन हुआ, ये चार्ज यहाँ से इन हुआ, ठीक है। एंड जिस मोमेंट पे कोई चार्ज यहाँ से इन हो रहा है, उसी मोमेंट पे यहाँ से कोई चार्ज इधर आउट भी तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्जेस हैं, इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग एनी करंट इन दिस वे, डेफिनेटली दे विल कंट्रीब्यूट सेम करंट इन दिस वे। ये और ये करंट दोनों यहाँ पर आप टुगेदर कंसीडर करेंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब IB ये 0 हो गया। अब हमें IA निकालना है। IA क्या है, ये जो एक सिंगल चार्ज है, इसके अराउंड जो आपने छल्ला बनाया, इसके अराउंड जो छल्ला बनाया है, इसके थ्रू करंट निकालनी है। तो भाई एक चार्ज यहाँ पर क्रॉस कर गया, तो एक चार्ज ये क्रॉस कर गया तो ये घूम करके वापस क्रॉस करेगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पर होगा करंट बिकॉज ऑफ दैट, बस वही निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, देखते हैं। अगर अभी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, बस उसको E ना लिख के Q लिख दो, Q डिवाइड बाई T, ये हो गया करंट। एंड T की जगह 2π/ω कर दो, तो ये हो गया Q ओमेगा डिवाइड बाई 2π। ये आ गया आपका व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज ऑफ दिस Q एंड थ्रू दिस। लेकिन एक्चुअली इस सर्कल में केवल एक ही चार्ज तो नहीं है ना, यहाँ पर अगर 2 चार्ज होते तो उसकी वजह से भी करंट होती, डबल हो जाती, 3 होते तो उसकी वजह से भी ट्रिपल हो जाती। तो जितने चार्ज हैं मल्टीप्लाइड बाय दैट, तो ये हो गया Q। देन इसके बाद में
ओमेगा देन एन देन डिवाइड बाई 2 पाई। ये है आई ए का वैल्यू, और आई भी तो ऑलरेडी 0 है, तो बस यही आंसर है जो आ गया है, क्यू ओमेगा एन अपॉन 2 पाई।